हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी फार्मा एमसीक्यूज। आज के इस वीडियो में हमें देखना है फार्माकोथेरेपेटिक्स के नेक्स्ट पार्ट पर। जी हाँ, पार्ट नंबर 3 यहाँ पर देखने जाएंगे। और जैसे ही कि आप सभी को पता है, ये चैनल बेसिकली इसीलिए बनाया गया है कि आपको सभी सब्जेक्ट्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं उन सभी का प्रैक्टिस करवाया जाए। जी हाँ, ये एक हिसाब से आपके लिए पूरी तरीके से क्वेश्चन बैंक का काम करेगा और इस चैनल में डलने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चंस को आप यूज़ कर सकते हैं। जीपैट, ड्रग इंस्पेक्टर, नाइपर, फार्मासिस्ट और ऐसे जितने भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, इन सभी के प्रिपरेशन में आप इन क्वेश्चंस को यूज़ कर सकते हैं। ये ज़रूर से आपके प्रिपरेशन को बूस्ट अप करेगा। चलिए देखते हैं आज पार्ट नंबर 3 के क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट बन रहे हैं विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है फुल फॉर्म ऑफ ICIUM। हाँ जी, चैप्टर 1 से ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस ये सभी आपको चैप्टर 1 से मिल रहे हैं। यहाँ पर बताना है ICIUM इसका मतलब क्या होता है। इंटरनेशनल कांग्रेस फॉर इम्प्रूविंग द यूज ऑफ मेडिसिन। इंटरनेशनल लेवल पर एक कांग्रेस, एक कमिटी मानकर चलिए, जिसका मेन मोटो ये है कि हमें मेडिसिन के यूज़ को और इम्प्रूव करना है। लोगों तक हमें अवेयरनेस पहुंचाना है कि आप मेडिसिन, कौन कौन से मेडिसिन को किस डिजीज़ में किस पर्पस के लिए आप यूज़ करेंगे। अगला बोला इंडियन कांग्रेस। इंडियन कांग्रेस मतलब सिर्फ इंडिया के लिए रहेगा, इंडियन कांग्रेस फॉर इम्प्रूविंग द यूज़ ऑफ मेडिसिन। अब इसका काम क्या रहेगा जी, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया लेवल पर काम करेगा। इंटरनेशनल मतलब ये पूरे वर्ल्ड वाइड पर करेगा और इंडिया मतलब सिर्फ और सिर्फ इंडिया में काम करेगा। अगला देखते हैं इंडियन कॉन्फ्रेंस बोल दिया, इंडियन कॉन्फ्रेंस फॉर इम्प्रूविंग द यूज ऑफ मेडिसिन। बस डिफरेंस यहाँ पर क्या है जी, कॉन्फ्रेंस का, यहाँ कांग्रेस यहाँ पर कॉन्फ्रेंस। अगला देखते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बोला फॉर इम्प्रूविंग द यूज ऑफ मेडिसिन। ऐसे क्वेश्चन थोड़े से आपको डाउट में ला सकते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर चेंजेस कहाँ पर है। देखिए डिफरेंस क्या निकल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड कांग्रेस, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल और इंडियन। हाँ जी, यहाँ पर क्या करेक्ट से निकलेगा, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस नहीं कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ध्यान रखेंगे इंडिया भी नहीं। इंडिया मतलब अगर सिर्फ नेशन की बात करें, लेकिन यहाँ पर क्या बात हुआ जी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। ये पूरा एक क्या है, कॉन्फ्रेंस है, जिसका काम है इंटरनेशनल लेवल पर, वर्ल्ड वाइड लेवल पर, कि हमें जितने हमारे पेशेंट हैं उन्हें मेडिसिन के यूज़ के बारे में उन्हें अवेयर करना, उन्हें बताना कि कौन सी मेडिसिन हैं, कैसे आप उसको सेफली यूज़ कर सकते हैं। ये क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोरासिस की बात करते हैं। सोरासिस फेल्स इनटू विच कैटेगरी। सोरासिस किस तरीके का डिजीज होता है, डर्मेटोलॉजिकल होता है, ठीक है, हमारे स्किन लेवल पर होता है, लेकिन किस कैटेगरी में से डिवाइड किया गया, इन्फेक्टियस डिजीज, किसी इन्फेक्शन के कारण हो रहा है। अगला बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब आसानी से स्प्रेड होने वाले डिजीजेस। बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ डर्मेटोलॉजिकल डिजीज, ये तो ये आसानी से एक दूसरे से स्प्रेड हो जाते हैं, स्प्रेडेबल डिजीजेस होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ सोरासिस, तो सोरासिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जो आपके इम्यून सिस्टम के साथ वर्क करेगा। ध्यान रखना, इम्यून सिस्टम आपका यहाँ पर इंक्लूड होता है, इसलिए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। रूमेटॉइड आर्थराइटिस लेकर चलो, ये भी आपका क्या होता है जी, डायरेक्ट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आ जाता है। क्लियर करेंगे, है ना। सोरासिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब स्किन के कुछ लेयर वो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे, और वहाँ पर ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पाएगा, जिसके कारण उस पर्टिकुलर एरिया के जो सेल्स हैं वो डेड होने लगेंगे, मतलब वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लग जाएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं, व्हाट डज PCOS, PCOS और PCOD किस बात पर स्टैंड करता है, फुल फॉर्म क्या है, आपको ये बताना है। पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम बोल दिया। अगला बोला पोस्ट सिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम, प्री सिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम, या इनमें से कोई सा भी नहीं। ये बेसिकली गर्ल्स के साथ होता है। इस कंडीशन में इरेगुलर पीरियड साइकिल चलते हैं, या तो पूरी तरीके से स्टॉप भी हो जाता है। और जैसे बहुत सारे अगर उस एरिया से रिलेटेड मैं बात करता हूँ तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे सिम्टम्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं। वाइट डिस्चार्ज होना, ये सभी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी डैमेज करते हैं। ये होता है
पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम, PCOS और PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरी डिजीज, डिसऑर्डर बोल सकते हैं या सिंड्रोम बोल सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर करना, गर्ल्स के साथ होता है। बेसिकली यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होता है। फिर देखते हैं विच फेज ऑफ माइग्रेन रिफर्ड एज माइग्रेन हैंगओवर। माइग्रेन एक ऐसा कंडीशन जहां पर हमारे ब्रेन में किसी एक पर्टिकुलर एरिया में दर्द स्टार्ट हो जाएगा और ये एक हिसाब का अटैक होता है। क्या होता है? एक हिसाब का अटैक, जैसे हार्ट अटैक होता है, हमेशा तो हार्ट अटैक नहीं रहता, लेकिन एकाएक हार्ट अटैक आता है, सेम उसी तरीके से एकाएक माइग्रेन का अटैक आता है। मतलब मानकर चलिए अगर यहाँ पर माइग्रेन है किसी पर्सन को, हेड के इस पोर्शन में, यहाँ पर जब दर्द स्टार्ट होगा तो वो लगातार 5-6 घंटे तक दर्द देगा और यहीं पर देगा। ऐसा नहीं कि यहाँ हर जगह नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही किसी पर्टिकुलर, किसी के यहाँ पर, किसी के यहाँ पर, किसी के बीच में, किसी के लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है जी, ये माइग्रेन कंडीशन। अब इसमें हैंगओवर, हैंगओवर मतलब क्या हुआ? ऐसी चीज़ें जो लंबे समय तक चल रही हैं, उसका असर वहाँ पर ख़त्म हो गया है। अटैक आया, अटैक आकर चला गया, लेकिन उसके बावजूद भी आपको दर्द दे ही रहा है। मतलब मानकर चलिएगा कि जैसे दोपहर में 2 बजे आपको माइग्रेन का अटैक आया, 2 बजे से लेकर 4 बजे 6 बजे तक, मानकर चलिए 2 बजे से लेकर 6 बजे तक, यानी 4 घंटे तक आपको दर्द हुआ। ठीक है, ये अटैक 4 घंटे तक चला, उसके बाद अटैक खत्म हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी रात के 10 बजे तक आपका सर दर्द, हल्का हल्का आपका सर दर्द दे ही रहा है, हैंगओवर जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा जी? पोस्ट में आ जाएगा। देखना यहाँ पर ऑप्शन, देखना यहाँ पर प्रोड्रोम, प्रो मतलब पहला। ठीक है, मतलब 2 बजे आपको अटैक आया, उसके पहले ही आपको सिर दर्द देना स्टार्ट हो गया, मतलब सुबह के 11 बजे से आपको सर दर्द स्टार्ट हो गया, ये प्री में आ जाएगा, प्रो में आ जाएगा। ऑरा मतलब उसी समय, एट द टाइम जहाँ जब आपको अटैक पड़ा, वो हो जाएगा हेडेक फेस, जहाँ आपको मेन दर्द दे रहा है। और पोस्ट ड्रोम मतलब वही 2 बजे अटैक आया, 2 से 4 6 बजे तक अटैक चला और 6 बजे अटैक खत्म होने के बावजूद भी आपका सर दुख ही रहा है, ये पोस्ट ड्रोम में आ जाता है। ठीक है, हैंगओवर ध्यान रखना। चलो आगे देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसमें से कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इट मीन्स साइन एंड सिम्टम्स नहीं है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का। मायोकार्डियल इन्फेक्शन पहले तो समझिएगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसे इन शॉर्ट MI बोलते हैं, इसमें होता क्या है? MI या जिसे हम हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं, हार्ट अटैक। ठीक है, अब जरा यहाँ पर देखिएगा हार्ट अटैक इसमें होता क्या है। जैसे ये ब्लड वेसल्स हो गए, अब इसमें यहाँ से जो ब्लड फ्लो हो रहे हैं, ब्लड फ्लो का जो एरिया है, पाथवे है, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। वो क्यों हो सकता है? कि जो आपके ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएं, एक कंडीशन ऐसा बन रहा है कि आपके ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जा रहे हैं। दूसरा ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर प्लेग का फॉर्मेशन हो गया, मतलब कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया, ये हो सकता है। तो अगर ऐसा कंडीशन आ रहा है, यहाँ पर देखिएगा एरिया, जो एरिया ऑफ द पैसेज है, एरिया जहाँ से आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, वो बहुत ही कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल। एक समय के बाद ऐसा होता है कि ये प्लेग इतना ज़्यादा फॉर्म होने लग जाता है कि पूरी तरीके से रास्ते को ब्लॉक कर देता है, मतलब ब्लड फ्लो पूरी तरीके से रुक जाता है। ठीक है, ब्लड फ्लो अगर ऐसा हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर ब्लड नहीं पहुँच पाता, मतलब हमारे हार्ट तक ब्लड नहीं पहुँच पाएगा। इस कंडीशन को बोला जाता है जी मायोकार्डियल इन्फेक्शन। यहाँ पर अटैक हो गया, कंप्लीट ब्लॉकेज। ठीक है, कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है। अब कंप्लीट ब्लॉकेज हो गया है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? चेस्ट पेन हो रहा है, बिल्कुल हार्ट से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, एंजाइना पेक्टोरिस है, चेस्ट में पेन होना जायज़ है। सांस लेने में दिक्कत आएगी, हाइपरटेंशन, हाँ अगर यहाँ पर ब्लड का वॉल्यूम अगर यहाँ पर बढ़ रहा है, आगे तो नहीं बढ़ पा रहा है, यहीं पर बढ़ जा रहा है, तो ये प्रेशर बनाना स्टार्ट करेंगे, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करना स्टार्ट कर जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, फैटिक हो रहा है, हमेशा कमज़ोर महसूस होने लगेगा। डिस्पेनिया, बोलने में आपको प्रॉब्लम होगा, लंबा आप जल्दी देर तक कुछ बोल नहीं पाएंगे। सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से सांस भी नहीं आएगा। ये चीज़ें साइन एंड सिम्टम्स, लक्षण देखने को मिलते हैं उन पेशेंट के साथ। बट अगर मैं डायबिटीज़ की बात करता हूँ, नहीं जी, डायबिटीज़ का कंडीशन यहाँ से नहीं मिल रहा है। डायबिटीज़ क्या? जहाँ पर ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, जहाँ पर ब्लड में ग्लूकोज लेवल नॉर्मल के कंडीशन से ज़्यादा हो गया है, वो डायबिटीज़ कहलाता है। डायबिटीज़ यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है जी, डायबिटीज़ का कोई भी साइन सिम्टम्स उन पेशेंट को नहीं मिलेगा।
ये ध्यान रखना। डायबिटीज़ का अलग ही कॉन्सेप्ट है, वो डायरेक्ट ब्लड ग्लूकोज लेवल के साथ है, इससे उसका कोई रिलेशन नहीं है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस। मतलब ओस्टियो मतलब बोन्स, और आर्थराइटिस मतलब आर्थ यानी जॉइंट, और इटिस मतलब इन्फ्लामेशन, मतलब इन्फ्लामेशन इन बोन्स जॉइंट, बोन्स के जॉइंट में जो इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है, इसे बोला जाएगा। जैसे मानकर चलिएगा, अब मैं यहाँ बता रहा हूँ, मेरे एल्बो इस वाले पोर्शन में ले लीजिए, यहाँ पर जो जॉइंट है, ठीक है, अगर इस जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इसे ओस्टियोआर्थराइटिस बोलेंगे। कब होता है ये? मेनली जब पर्सन का एज बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, ग्रेजुअल प्रोसीजर रहता है, ऐसा नहीं कि एक बार में एकाएक होता है, नहीं, ग्रेजुअल प्रोसीजर होता है, धीरे धीरे करके इन्फ्लेमेशन बढ़ते लगता है, और ओल्ड एज पेशेंट के साथ ये अधिकतर देखने को हमें मिलता है। तो यहाँ पर देख लेंगे ओस्टियोआर्थराइटिस किस किस कंडीशन से हम इसके नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं, मेडिसिन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, कैसे हम अपने आप को इस डिजीज से बचा सकते हैं। पहला बोल दिया गया वेट गेन। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना वेट अगर आपका ज़्यादा रहेगा, ओबेसिटी आपके में ज़्यादा रहेगी, फैट का डिपोजिशन ज़्यादा रहेगा, तो प्रॉब्लम करेगा। मानकर चलिए अगर किसी पर्सन के घुटने में ओस्टियोआर्थराइटिस हुआ है और उसका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, 70, 80, 90 किलो, 100 किलोग्राम है, तो उससे ज़्यादा तकलीफ होगा। लेकिन अगर वहीं पर कोई 50 किलोग्राम का रहेगा, 60 किलोग्राम का रहेगा, तो उस मोटे व्यक्ति के कंपेरिजन में उसे कम परेशानी होगी, जॉइंट्स में दर्द कम होंगे। आगे बात करते हैं एरोबिक्स। अगर आप एरोबिक्स रेस्पिरेशन, एरोबिक्स एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हो और साइकिलिंग कर रहे हो, ठीक है, साइकिलिंग कर रहे हैं, या अगर आप जॉगिंग कर रहे हैं, कुछ समय तक अगर आप जॉगिंग कर रहे हैं, सुबह उठकर अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी में लगे हैं, तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये इसका फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो सकता है। अगला बोला अवॉइडिंग ग्लूकोसामिन। नहीं जी, ग्लूकोसामिन तो इसके ट्रीटमेंट में दिया जाता है। अगला क्या बोल दिया? आर्थ्रोस्कोपी। नहीं, आर्थ्रोस्कोपी नहीं, आर्थ्रोस्कोपी तो कहाँ चलेगा, आप इसके फार्माकोलॉजिकल वाले में चले जाएंगे। हाँ, यहाँ पर बात करते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल। देखिएगा, एरोबिक्स, अगर आप एरोबिक्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, किसी तरीके का फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म अगर आप रनिंग भी कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये हो सकता है कि हाँ, कुछ हद तक आपको इनसे राहत मिल सकता है ना। वेट गेन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, ग्लूकोसामिन को आप छोड़ नहीं सकते हैं, ये क्लियर करना। चलिए आगे देखते हैं, सिम्टम्स ऑफ डिस्मोनेरा। डिस्मोनेरा का सिम्टम्स बताएंगे जी। अगर किसी पर्सन को डिस्मोनेरा हुआ है तो क्या साइन एंड सिम्टम्स, क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन उस पर्सन, उस फीमेल के साथ देखने को मिल सकता है। फीमेल क्यों यूज़ किया मैं? क्योंकि डिस्मोनेरा एक ऐसा कंडीशन है, यहाँ पर भी ये भी फीमेल से रिलेटेड वुमेन हेल्थ प्रॉब्लम में आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे सिंपल, ये कोई डिजीज़ नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन है, ध्यान रखना। डिजीज़, डिसऑर्डर और कंडीशन दोनों में अंतर होता है। ये कंडीशन एक फेज़ है। जैसे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, उस समय लड़कियों को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, पेट में क्रैम्प उठने लगते हैं। यहाँ पर भी सेम होता है, बट यहाँ पेन बहुत ही ज़्यादा रहता है, असहनीय दर्द होता है, ये बोल सकते हैं। दर्द इतना ज़्यादा रहता है कि उसे नॉर्मल कंडीशन के कंपैरिजन में, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के कंपैरिजन में यहाँ बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है, पेट में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स उठने लग जाते हैं। बस इसे ही डिस्मोनेरा बोला जाता है। अब देखेंगे क्या क्या साइन सिम्टम्स। भैया तो पहला तो पेट में क्रैम्प्स उठ रहे हैं, हाँ जी। नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, डायरिया की बात कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, कई बार हेडेक भी आता है, इसके कारण हेडेक हो रहा है, ठंड भी लगता है, कई बार कमजोरी भी लगेगा। ये सभी साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। मूड स्विंग्स वाले कंडीशंस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ऑल ऑफ दिस के साथ चलेंगे जी, सभी साइन सिम्टम्स मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टर्म फॉर ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस जीन। एक क्या बोला, रेजिस्टेंस जीन बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या करें जी अपन, रेजिस्टेंस जीन को अगर ट्रांसफर हो रहा है, वर्टिकल जीन ट्रांसफर कहलाएगा, डायगोनल जीन ट्रांसफर, हॉरिजॉन्टल या क्रॉस स्पीसीज जीन ट्रांसफर। रेजिस्टेंस जीन्स ऐसे जीन्स जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, किसी ड्रग के लिए उनमें रेजिस्टेंस आ चुका है, अगर इनके ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टली ट्रांसफ़र होते हैं। ध्यान रखना,
हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के अंतर्गत आते हैं। मेनली बेसिकली क्या आपके रेजिस्टेंस जीन, ठीक है, जितने रेजिस्टेंस जीन है उसके अंदर आ जाएंगे। अगला देखते हैं जी, द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। हाँ जी, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर ट्यूबरकुलोसिस क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, है ना। अब इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, लुइस पास्चर जी ने किया था, रॉबर्ट कोच जी ने किया था, एडवर्ड जेनर या इनमें से कोई सा भी नहीं। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या निकलेगा, चलो पहले ये देख लेते हैं। लुइस पास्चर ने क्या किया था जी, इन्होंने पॉस्चराइजेशन थ्योरी दिया था। क्या दिया था, पॉस्चराइजेशन थ्योरी दिया था, ठीक है, इसलिए अपने नाम से ही क्लियर है, लुइस पास्चर, पॉस्चराइजेशन थ्योरी। रॉबर्ट कोच की बात करते हैं, हाँ जी, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने ही माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा था अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप के द्वारा। सिंगल लेंस्ड माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया था और उससे ही देखते थे। अगला देखते हैं, एडवर्ड जेनर जी की बात करते हैं। इन्होंने क्या किया था, इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, इन्हें फादर ऑफ वैक्सीनेशन के नाम से भी जाना जाता है ना। इन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन बनाया था, स्मॉल पॉक्स, काउ पॉक्स के लिए इन्होंने वैक्सीन बनाया था। सबसे पहला वैक्सीनेशन के फादर के नाम से जानेंगे जी, क्लियर करना, ठीक है। अभी जितने भी हम वैक्सीन देखते हैं शुरुआत इनसे ही हुआ था, एडवर्ड जेनर जी के द्वारा। चलो ये क्लियर करेंगे। आगे देखते हैं, क्रस्टेड स्कैबिस की बात करते हैं, अल्सो नोन एज, किस तरीके का होता है क्रस्टेड स्कैबिस, जिसमें क्रिस्टल क्रस्टेड लाइक के स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। स्कैबिस एक प्रॉब्लम है, ठीक है, स्कैबिस डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा इचिंग बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, ड्राइनेस हो जाता है, स्किन के सेल डेड होने लग जाएंगे, मरने लग जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, थिक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब मानकर चलो अगर इस एरिया में है तो ये इस पर्टिकुलर एरिया में एक थिक लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ एयर नहीं पहुँच पाएगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पेन होने लगेगा, रेडनेस देखने को मिलेंगे और बहुत आप बोल सकते हैं कि यहाँ जैसे अगर खुजलाते हैं तो रैसेस जो आपको देखने को मिलता है ना, बहुत ज़्यादा इचिंग होगा, रैसेस होगा, रेडनेस देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा, किसी भी चीज़ से आपको बहुत जल्दी इरिटेशन होने लग जाएगा। ये कौन सा कहलाएगा देखते हैं जी, क्रस्टेड स्कैबिस की बात करते हैं। स्कैंडिनेवियन स्कैबिस की बात कर लो, नॉर्वेजियन स्कैबिस की बात कर लेते हैं, वियतनामीज स्कैबिस या इनमें से कोई सा भी नहीं। हाँ, क्रस्टेड अगर कहीं पर भी लिखा है ध्यान रखना, क्रस्टेड स्कैबिस कहीं पर भी लिखा है सीधा आंख बंद करके लगाएंगे नॉर्वेजियन स्कैबिस की ओर। नॉर्वेजियन स्कैबिस में भैया आपको क्रस्टेड लाइक ऐसे ये देखने को मिल जाएंगे, क्रस्टेड लाइक के शेप, थिक क्रस्टेड स्केलीलेशन, स्केली यहाँ पर इसका टेक्सचर रहता है, ये ध्यान में रखना। फिर देखते हैं कोरोना वायरस डिजीज जो हुआ था कोविड-19 2019, इसे क्या बोला जाएगा, एंडेमिक, एपिडेमिक या पेंडेमिक या स्पोरेडिक की बात करते हैं जी। चलिए क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्या था, ग्लोबल पेंडेमिक के नाम से डिनोट किया गया था ना कोरोना वायरस। एक ऐसा कंडीशन देखो, एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक, इन सभी के पीछे एक रीज़न है। आप किसी डिजीज़ को तब जाकर ग्लोबली पेंडेमिक आप अनाउंस करोगे जब वो पूरे वर्ल्ड वाइड पर सारे कंट्री में पूरे वर्ल्ड में पहुंचा है और सिर्फ स्प्रेड हुआ है ये नहीं, उससे डेथ, नंबर ऑफ डेथ भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाकर उसे पेंडेमिक बोला जाएगा। तो सेम कंडीशन था कोरोना वायरस के समय, आप सभी तो जान ही रहे हैं। कोरोना वायरस में पूरे वर्ल्ड वाइड में फैला हुआ था और क्या होता था जी, बहुत से लोगों का डेथ होता था, डेथ रेट इससे बहुत ज़्यादा था, इसलिए इसे पेंडेमिक बोला जाएगा। एपिडेमिक नहीं, एपिडेमिक किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर रहेगा, हाँ, लेकिन वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन उनके नंबर ऑफ पर्सन बहुत ज़्यादा रहेंगे, लेकिन वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर रहेगा, वहाँ से वो आगे नहीं बढ़ेगा। एंडेमिक की बात करते हैं, एंडेमिक ये स्प्रेड हो सकता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पहुँच सकता है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ डेथ कम रहेगा, नंबर ऑफ डेथ कम है, नंबर ऑफ सफरिंग पीपल्स कम है यहाँ पर, ठीक है, मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी दोनों ही रेट कम रहेगा, इसे एंडेमिक बोलेंगे, ठीक है, ये क्लियर करना। एपिडेमिक, पेंडेमिक, एंडेमिक तीनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। फिर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कॉजेस कॉजेस साइफिलिस, हाँ जी साइफिलिस, चलिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस बताएंगे। स्यूडोमोनास पैलिडम के द्वारा हो रहा है, ट्रिपोनीमा पैलिडम के कारण हो रहा है, साइफिलिस पैलिडम
या इनमें से कोई सा भी नहीं। साइफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है, जो पहले तो साइफिलिस होगा वो तो आपको प्रॉब्लम करेगा ही, साथ ही साथ वो और ऐसे बहुत सारे सेकेंडरी डिजीज को भी कॉज करवाने के लिए हेल्पफुल रहता है। दूसरे भी तरीके के जितने भी खतरनाक डिजीज हो सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं जो आपके रिप्रोडक्टिव एरियाज को डैमेज कर सकते हैं, उन्हें ये और बढ़ावा देने का काम करते हैं। ये हो गया गोनोरिया हो गया, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या निकलेगा जी, ट्रिपोनिमा पैलिडम की बात करेंगे, ठीक है, ट्रिपोनिमा पैलिडम। चलिए फिर देखते हैं सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। अगर किसी पर्सन को मलेरिया हुआ है तो क्या सिम्टम्स उसे मिलेंगे। फीवर हो रहा है, चिलिंग, ठीक है, हमेशा ठंड जैसा महसूस होना, बुखार आना, या ऑल ऑफ दिस। हाँ जी, मलेरिया हुआ किसके कारण होता है, मलेरिया समझिएगा। मलेरिया इसके लिए कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म में क्या हो गया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हो गया। वेक्टर कौन सा हो गया, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, है ना जी, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के बाइट करने से क्या हो गया जी, आपको मलेरिया हुआ। अब मलेरिया हुआ है, फीवर आता है, चिल हो रहा है, स्वेटिंग भी हो रहा है, सर दर्द होता है, जॉइंट में भी पेन होने लग जाते हैं, कमजोरी महसूस होने को लग जाता है, ठीक है, सर दर्द देने लगेगा, ये सभी निकल कर आ जाते हैं करेक्ट आंसर के तौर पर साइन एंड सिम्टम्स फॉर द मलेरिया, ठीक है। चलिए आगे देख लो, HIV किसके द्वारा स्प्रेड हो सकता है। HIV के स्प्रेड होने का क्राइटेरिया क्या हो सकता है, सेक्सुअली कॉन्टैक्ट के द्वारा, ठीक है, अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो रहा है किसी पार्टनर के बीच तो वहां से हो सकता है जी, बिल्कुल। ब्लड कंटामिनेशन के कारण, अगर मुझे मानकर चलो मुझे HIV है और मेरे सामने वाला कोई दोस्त उसे HIV नहीं है, कोई डॉक्टर आया मुझ में सिरिंज लगाए तो ब्लड के सैंपल उसके सिरिंज में भी रह जाएंगे, और वही सिरिंज अगर जाकर वो सामने वाले को लगा देता है तो वाया द ब्लड कंटामिनेशन के द्वारा पहुंच रहे हैं। शेयरिंग नीडल, वही बात, ठीक है, शेयरिंग नीडल के कारण हो रहा है जी, सभी निकल जाएगा, ऑल ऑफ दिस के कारण हो जाएगा, ठीक है। अगर आप उसके साथ अपने कपड़े एक्सचेंज कर रहे हो, उससे अगर आप बात कर रहे हो, उससे नहीं स्प्रेड होगा, इसके द्वारा। सेक्सुअल अगर आप कांटेक्ट बनाए हैं, ब्लड आपका कंटामिनेशन हुआ है, शेयरिंग किए हैं अगर आपने नीडल्स, या जैसे आप मानकर चलो दो लड़के हैं, ट्रिमर उन्होंने यूज़ किया, दाढ़ी बना लिया, ठीक है, ट्रिमर यूज़ किया, ब्लेड यूज़ किया, और वही ब्लेड को दूसरे वाले ने यूज़ कर लिया, उस कंडीशन में हो सकता है, ठीक है जी। चलो फिर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रीटमेंट फॉर अल्कोहल रिलेटेड लीवर डिजीज। हाँ जी, अल्कोहल रिलेटेड लीवर डिजीज, जिसे फैटी एसिड फैटी लीवर या लीवर सिरोसिस के नाम से भी जानते हैं, इसका ट्रीटमेंट में कौन कौन से ड्रग हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं बताएंगे। पहले तो डाइसल्फिराम बोल रहा है, फिर प्रेडनिसोलोन बोल रहा है, नल्ट्रीजोन बोल रहा है, या इनमें से सभी। कौन कौन से ड्रग हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं। डाइसल्फिराम बिल्कुल विड्रॉल सिंड्रोम के लिए यूज़ किया जा सकता है जी। प्रेडनिसोलोन यूज़ कर रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस कर रहा है, इम्यून सप्रेशन का काम करता है। हाँ, नल्ट्रीजोन, ये सभी यहाँ पर यूज़ करेंगे, तीनों ही तरीके के ड्रग्स का हम यूज़ कर सकते हैं, ये देखते हुए चलेंगे जी, ठीक है। ओपियोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के तौर पर अल्कोहल विड्रॉल के लिए हम यहाँ पर डाइसल्फिराम यूज़ कर सकते हैं, ये सभी ड्रग्स यहाँ पर यूज़ होंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से ज़रूर से वॉच आउट करते हुए चलना, चैनल के साथ जुड़े रहना, क्योंकि हर दिन आपको ऐसे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस यहाँ पर मिलते ही रहेंगे, प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट आप सभी को, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले MCQs के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू ऑल ऑफ यू।